हेलो गाइस, मैं शंकर पीसीएस समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। बिहार स्पेशल सीरीज की ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बिहार की जनगणना, बिहार का पॉलिटी और बिहार का विविध जो बच गया था वो सारा चीज कवर कर लेंगे। बिहार के हिस्ट्री, बिहार का इकोनॉमी और बिहार का ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर मैंने पहले ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको जरूर वॉच कीजिए। अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो डीएसओ का हो, एमवीआई का हो या एमडीओ का, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने यूट्यूब पे करवाया है। आप लोग जरूर वॉच कीजिए और देखिएगा उसको, ठीक है। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के अपलोड होते ही मैं इसका पीडीएफ भी जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है पीसीएस, ठीक है, पीसीएस समाधान। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार की जनगणना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्या, एक से दो भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले साल पूछा था। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, जनजातीय संख्या कहाँ पे ज्यादा है। ये में भी यही क्वेश्चन पूछा था 70वीं में, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जरूर। देखिए, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। ये एक अस्थायी जनगणना थी। भारत में नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के काल में हुई है, ठीक है। ये अस्थायी जनगणना थी, इसको याद रखना है। फिर है 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई, ठीक है। कब? 1936 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है ना दो नया प्रांत बनाया गया था, उड़ीसा और सिंध, ठीक है। तो 1936 में उसको अलग किया गया था, याद रखना है। फिर 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। फिर 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अभी नया जनगणना के लिए 2027 लॉट किया गया है, दो चरणों में होगा, ठीक है। 16वीं जनगणना जो होगी भारत की, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़, सॉरी हाँ, 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6% है, याद रखना है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद क्या है? तीसरा है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। फिर अब यहां से देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहला है क्या? कुल जनसंख्या कितना है? 10.41 करोड़। फिर है भारतवर्ष में, तो 121 करोड़। ये 2011 वाला डेटा है सारा। कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंट कितना है? 52.41%, 14% है, और इंडिया का 51.54% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.86% है, और इंडिया में 48.46% है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 9.23 करोड़ है भारत में, बिहार में, सॉरी, ठीक है। कितना परसेंट है? 88.7% जो है ना ग्रामीण जनसंख्या है बिहार में। भारत में कितना है? 83.37 करोड़, जो कि परसेंटेज में कितना होता है? 68.8%। फिर है शहरी जनसंख्या, ये 1.18 करोड़, जो कि परसेंटेज में 11.3% जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। भारत में 37.71 करोड़ शहरी जनसंख्या है, 31.2% बनता है। शहर की 10 की वृद्धि 0.8% और 3.4%। फिर 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर, तो ये देखिए, ये सबसे ज्यादा है बिहार का, कितना है? 25.42%। और भारत का कितना है? 17.7%। फिर लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको याद करना है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है, और भारत का 943। बाल लिंगानुपात, इसमें बिहार का स्थान अच्छा है कंपेयर टू इंडिया। तो देखिए इसमें क्या है? 935 है, और भारत में कितना है? 919 है। घनत्व 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा है। कहाँ पे? भारत में, बिहार का। फिर ऑल ओवर इंडिया देख लेंगे तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। फिर 0 से 14 आयु वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत 40.2%, और भारत में कितना है? 30.9%। 15 से 59 वर्ष आयु की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 53.5%, और भारत में कितना है? 60.7%। ये सब डेटा है, डेटा आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, तो उसको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। जैसे कि लिंगानुपात क्या है, बाल लिंगानुपात क्या है, तो इसमें इंडिया का भी कवर हो जाएगा और बिहार का भी कवर हो जाएगा।
फिर इधर देखते हैं हम लोग। साक्षरता दर ये इंपॉर्टेंट है, 61.8% है। भारत का कितना है? 74.4% है। पुरुष का साक्षरता दर 71.2% और भारत का 82.14%। महिला साक्षरता दर 51.5% और भारत का 65.4%। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 11 के बीच 17.9% और 10.9% भारत का है। ठीक है। ग्रामीण साक्षरता कितना है? 59.8% और 67.8% है। इतना याद रखना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है अनुसूचित जाति, इसकी परसेंटेज में कितनी संख्या है? 15.72% है और भारत में कितनी है? 16.6%। और अनुसूचित जनजाति की जो है 1.3% और 8.6% भारत में। अब देखिए यहाँ पे है कि प्रथम स्थान कौन है, द्वितीय स्थान कौन है, ये वाला। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण, याद रखना है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले, अब ये सीक्वेंस से पूछ लेता है कभी कभी, तो शिवहर है, अरवल है, शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या ऑटोमेटिक पटना में होगा, तो पटना है, पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, शेखपुरा है, शिवहर है, अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि वाले, तो मधेपुरा आ जाएगा 31.1%, किशनगंज 30.44%, अररिया एवं खगड़िया 30.2%। फिर है सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिले, कौन सा है? अरवल है, गोपालगंज है और दरभंगा है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात देखिए, गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो गोपालगंज, सीवान और सारण। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज, कटिहार, गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। ये सीक्वेंस से पूछ लेगा आपको। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस बॉक्स से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है। इधर देखता हूँ, बिहार 2011 जनगणना से संबंधित आंकड़े। ठीक है। सबसे कम शहरी जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो कैमूर में है, जमुई में है, फिर बांका में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शहरीकरण वाले जिले, तो पटना, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले समस्तीपुर एवं बांका 3.5%, मधुबनी, कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता, तो रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है। सबसे कम कहाँ पे है? तो पूर्णिया में है, सीतामढ़ी है, कटिहार है। फिर इसी में पूछा जाता है सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता या सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला, तो इसमें देखिए चेंज हो जाएगा। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला क्या हो जाएगा? रोहतास, भोजपुर, बक्सर। और सर्वाधिक कम सबसे कम पुरुष साक्षरता में क्या हो जाएगा? पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। फिर देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये भी रोहतास है, मुंगेर है, पटना है। और सबसे कम महिला साक्षरता ये सहरसा हो जाएगा। फिर मधेपुरा, पूर्णिया। इसको पूछा है एग्जाम में, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कैमूर, पटना, मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले तो शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाले जिले गया, नवादा, औरंगाबाद। न्यूनतम अनुसूचित 80% वाले जिले किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति 80% वाले जिले पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई। यही से क्वेश्चन पूछा था अगले साल 70वीं में। क्या पूछा था कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें पश्चिमी चंपारण का दिया नहीं था, कटिहार का दिया हुआ था, बांका वगैरह का दिया हुआ था ऑप्शन में, तो कटिहार होगा, देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण, फिर कटिहार, फिर जमुई है। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाला 80%, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2021 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 12,30,11,000 है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पटना 59.6957 लाख तथा सबसे कम शेखपुरा 7.5 लाख है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर है बिहार की राज्य व्यवस्था, ये देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। ठीक है, इस सेक्शन से। ठीक है, पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 में हुई। अब इस बार में भी यही पूछ रहे कि घोषणा कब हुई है डेट के साथ, तो 12 दिसंबर 1911 को हुई। लेकिन लागू कब हुआ है? 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। यही क्वेश्चन पूछ लिया था आपको किसमें? तो 70वीं बीपीएससी में, जो कि कंट्राडिक्ट हो गया आंसर। पृथक बिहार राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुए विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पे कितना कौन जीता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं पूछा जाता, बट ये देखेंगे चुनाव में कांग्रेस ने 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, ठीक है। लेकिन सरकार कौन बनाता है, कांग्रेस का सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, पर श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा, ठीक है, जो नहीं मिला। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया, ठीक है। तत्कालीन गवर्नर इंडिपेंडेंस पार्टी, ठीक है, कौन है, मोहम्मद यूनुस, इसको क्या किया गया, मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि मोहम्मद यूनुस जो है ना, भारत बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री बोला जाता था, ठीक है, प्रधानमंत्री हुए। तो एक मिनट वेट, देखते हैं हम लोग, क्या मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, फिर है, लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति बन गई। उसके बाद 20 जुलाई 1937 को, डेट याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। तो कब बनी है, 20 जुलाई 1937 को बनी है, डेट के साथ याद रखिएगा, ठीक है। फिर है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। फिर देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, क्या 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दी। तो पूछा जाता है कि त्यागपत्र देने का रीजन क्या था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1939 ईस्वी से 1945 तक विधानसभा गठन ही नहीं हुआ, ठीक है, कब से कब तक नहीं हुआ, 1939 से 45 तक। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला, ठीक है, फिर से। अब इसमें देखिए, इस विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। किनका किनका नाम है, सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम। अब देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए, ठीक है, और एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इनको तो कितना बार पूछा गया एग्जाम में। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर सीटों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 319, ठीक है। फिर बढ़ जाता है कब, वर्ष 1970 में बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है, और कुल सीटें 325 हो गई। फिर देखते हैं हम लोग 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, ठीक है। तो बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 243, जो कि अभी वर्तमान में यही है, ठीक है, 243। फिर है, भारत भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 100 अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन है, ठीक है, ये याद रखना है। बस यहां से पूछा जाएगा आपको एक क्वेश्चन, बता दे रहा हूं मैं। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था, ठीक है, तो राज्य की विधायिका, इसमें क्या क्या रहता है, राज्यपाल, विधान परिषद अगर है तो, अभी वर्तमान में कितना, 6 राज्य है। यहाँ पे क्या है, विधान परिषद है, फिर है विधानसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है, जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, ठीक है, याद रखना ही है। फिर है राज्यपाल, राज्यपाल सरकार के संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि 5 साल के लिए होती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, कभी भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित शर्तें, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु, जो कि राष्ट्रपति के लिए भी सेम ही है। फिर राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है, कार्यपालिका की शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका की शक्तियां हैं, वित्त की संबंधित शक्तियां हैं। फिर न्याय संबंधी, आपातकाल संबंधी और विवेक आधारित संबंधी शक्तियां हैं, ठीक है। एक बात याद रखना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अब तक भारत बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो कुल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा चुकी है, ठीक है, याद रखना है। फिर अब ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राज्यपाल से रिलेटेड, तो
एक अनुच्छेद इसमें 155 है राज्यपाल की नियुक्ति का। फिर 161 राज्यपाल को क्षमा दान आदि की शक्ति, ठीक है। और 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर इधर देखते हैं हम लोग। फिर 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। फिर 217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर बिहार के राज्यपालों की सूची, यहां से क्वेश्चन बनता है सर जेम्स शिप्टन, इनको पूछा गया है बहुत बार। तो ये पहले राज्यपाल थे 11 फरवरी 1935 से लेकर 10 मार्च 1937 तक। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सर हफडो, 13 मई 1946 से लेकर 13 अगस्त 1947 तक ये लोग बने। उसके बाद है स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची। सबसे पहले राज्यपाल कौन बनते हैं? जयराम दास दौलत राम, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। और वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं तो कौन है? मोहम्मद आरिफ हुसैन, आरिफ मोहम्मद खां, ठीक है। जीरो मतलब 2 जनवरी 2025 से अभी पद पे है, ठीक है, याद रखना है। दो व्यक्ति ऐसे हुए जो कि आगे चल के क्या बने? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने। बिहार के राज्यपाल थे, आगे चल के राष्ट्रपति बने। कौन कौन है? जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये दोनों क्या बने? बिहार के राज्यपाल थे, आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। इनको पूछा हुआ है एग्जाम में, इसीलिए दिया गया है। फिर है श्री आरिफ मोहम्मद खां, स्वतंत्र बिहार के 22वें राज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखना है कितना? 22वें। फिर है विधान परिषद। देखिए, बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, विधान परिषद भी है, यहाँ पे विधान परिषद उच्च सदन है, ठीक है। इसका गठन अनुच्छेद 159 के तहत किया जाता है। फिर इस संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना, इसमें अधिकतम कितना? तो विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसकी 1/3, ये याद रखिएगा, ठीक है, प्रावधान है। और न्यूनतम कितना है? तो 40 सीट है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर है विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई है? पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई। ये डेट पूछा हुआ है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में बिहार विधान परिषद की शताब्दी समारोह मनाया गया, ठीक है, याद रखना है ये भी। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75 है वर्तमान में। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये देखेंगे कि ये संरचना से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए 1/3 सदस्य जो है विधान सभा सदस्यों द्वारा होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, ठीक है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है किससे कैसे चुने जाते हैं। फिर विधानसभा है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, कभी भी भंग हो सकता है। अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है, ठीक है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी? 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद में 2 राज्य है, गोवा और में भी त्रिपुरा है, ठीक है। फिर 7 फरवरी 1921 को मौजूद विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक, ठीक है, सॉरी, गोवा और सिक्किम हो सकता है, में से मिस्टेक हो है, गोवा और सिक्किम होगा, ठीक है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए ये पूछा गया है कितना है? 38 सीट रिजर्व है और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, ये याद रखना है। एक इसमें में भी कटिहार का मनिहारी होगा, ठीक है, कटिहार का मनिहारी, और एक कटोरिया है, ठीक है, बांका का है, में भी ये शायद बांका का सीट है कटोरिया, ये रिजर्व है, ये 2 सीट रिजर्व है, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त एक आंग्ल भारतीय समुदाय, इसको क्या किया है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, ठीक है, याद रखना है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे वर्ष 1913 विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 43। 2000 में कितनी है? 75, ठीक, क्योंकि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। फिर वर्ष विधानसभा में वर्ष 1937 में 152 और 2000 में कितनी है? 243, झारखंड के अलग होने के बाद, ठीक है। नहीं तो झारखंड जो था तो कितनी थी? 325 सीटें थी। फिर मुख्यमंत्री, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, क्या? अनुच्छेद 163 के तहत ये आर्टिकल पूछा जाता है। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे इनका नाम पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं आता, यहाँ से आता है
कि मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री। उसके बाद बनते हैं श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगता है? तो 29 जून 1968, ठीक है, याद रखना है। फिर दूसरी बार कब लगता है? तो 6 जुलाई 1979, सॉरी 6 जुलाई 1969। फिर राष्ट्रपति शासन तीसरी बार 9 जनवरी 1972, चौथी बार, पांचवी बार। कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन अब तक बिहार में लग चुका है। ये डायरेक्ट डेटा पूछता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। छठी बार, सातवीं बार और आठवीं बार। और उसके बाद देखिए नीतीश कुमार कितनी बार है? 9वीं बार। ये भी याद रखिएगा, नीतीश कुमार जो है, ठीक है, 9वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये याद रखना है इनका डेटा। फिर ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। स्वतंत्रता स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री, पूर्णिया के थे ये। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। इन सबको पूछा है एग्जाम में, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, ठीक है, 9वीं बार चुने गए हैं। फिर स्थानीय स्वशासन, यहां से तो एक क्वेश्चन बनता ही है हर साल। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया, ठीक है। फिर क्या आता है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। इसके तहत क्या किया जाता है? 50% रिजर्वेशन है यहाँ पे महिलाओं को, ठीक है, कहां पे? पंचायतों में। ये याद रखना है। सर्दी हो जाने पे क्या है ना, ये बोलने में इशू होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत इसी बात का है कि मौसम जो चेंज हो रहा है ना अभी, और मेरे जिले में तो इतनी बारिश होती है कि जिसका जवाब नहीं है। फिर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान। पंचायती राज के 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये सबको पता होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम 20% का आरक्षण है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और इनका चुनाव कौन कराता है? चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कभी कभी यहां पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति। जिला परिषद, जितना जिला है उतना ही परिषद हो होगा। 38 जिला है, 38 परिषद है। पंचायत समिति 534 प्रखंड है बिहार में, ठीक है, 533 है, याद रखिएगा, ठीक है, 534 प्रखंड है बिहार में। पंचायत 8053, इतना सदस्य, ठीक है, ये याद रखना है डेटा। ये सब उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है, बस आप यहां से देख लीजिए कि ये सभी उतना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। ये ग्राम कचहरी वगैरह यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सब सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। फिर देखिए ये याद रखिएगा कि कौन किसको अपना इस्तीफा देता है, यहां से क्वेश्चन बनता है इस बॉक्स से। तो मुखिया जो है किसको देता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी, ठीक है। फिर प्रमुख जो देता है अनुमंडल दंडाधिकारी। फिर जिला परिषद अध्यक्ष, जिला दंडाधिकारी, ठीक है, याद रखिएगा, इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों किसको किसको इस्तीफा देते हैं, याद इंपॉर्टेंट है। फिर है नगर पालिका कॉन्सेप्ट, इसमें ये देख लीजिए ना, सिंपल सा। नगर निगम कितना है? 19। नया कौन बना है अभी? 19वां। तो सहरसा बना है, ठीक है, याद रखना है। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा पूछा जाएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा अच्छे से। फिर राज्य वित्त आयोग, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको पढ़िए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 9 अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा वित्त संबंधी अनुशंसाएं करता है, ठीक है, पंचायतों से रिलेटेड ही है।
फिर है राज्य का महाधिवक्ता, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 165 में। ठीक है, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं राज्य के। ठीक है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल इनको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर है बिहार में न्यायपालिका। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इनका डेट भी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में रिसेंटली पूछा भी गया है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, याद रखना है। फिर है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इनको भी पूछा गया है, क्या नाम है? सर एडवर्ड मेनार्ड डेम्स चेम्स कैमियर। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, इनको पूछा गया एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपुल मनुभाई पंचोली हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे आशुतोष कुमार। ठीक है, फिर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय में ये सब याद नहीं रखना, बट ये डेटा याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी योग्यता वगैरह से नहीं पूछता क्वेश्चन, तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये याद रखना है कि रिट वाला, तो अनुच्छेद 226 के तहत क्या, उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, आपके मौलिक अधिकार का हनन होने के कारण आप 200 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखना है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ठीक है, याद रखना ये भी। ये प्रशासनिक व्यवस्था तो सब जानता ही है, राज्य में सबसे टॉप पे हो गया मुख्य सचिव। ठीक है, प्रमंडल में हो गया आयुक्त, कमिश्नर, ये सब आईएएस ऑफिसर होते हैं। जिला में जिला पदाधिकारी, ये भी आईएएस होते हैं। अनुमंडल में एसडीओ। ठीक है, ये ट्रेनी आईएएस और डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर जो बनते हैं बिहार से, बीपीएससी से। फिर प्रखंड व अंचल में बीडीओ, जिसको भी आरडीओ बहाल किया जाता है, फिर प्रमोट करके बीडीओ बनाया जाता है। फिर सीओ, जिनको आरओ बहाल किया जाता है, प्रमोट करके सीओ बनाया जाता है। ठीक है, इनका। फिर जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये भी 12 सीटें जीती है, जदयू भी 12 सीटें जीती है। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी जितनी सीटों पे लड़ा सारा जीत लिया, 5 सीटें। ठीक है, आरजेडी 4 सीटें जीती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटें, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1, और निर्दलीय ये पप्पू यादव जो यहाँ पूर्णिया से जीते हैं, 1 निर्दलीय सीट ही आई है। इनका भी नाम याद रखिएगा, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, पप्पू यादव का कहाँ से? पूर्णिया से, याद रखना। फिर कला एवं संस्कृति, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब कहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि मौर्य कला। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, यहां से आपको पूछेगा तो कुम्हड़ार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, ये याद रखना है, कहां से मिला है? कुम्हड़ार से। ठीक है, एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे, कितने स्तंभ थे? 80, ये भी याद रखना है, यहां से ये बनता है क्वेश्चन। फिर एक गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर से बने थे, ये भी पूछा जाता है, संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था, ये भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ते हैं यहाँ वाला सेक्शन, बिहार में ये स्तंभ लौरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण, तो एक पश्चिमी चंपारण में है, 2 पूर्वी चंपारण में। ठीक है, तो नंदगढ़ कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। फिर अरेराज पूर्वी चंपारण, और रामपुरवा पूर्वी चंपारण, इसको याद रखना है। फिर है बसाड़, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। इन चारों का नाम याद रखना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ये एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है, ये भी याद रखिएगा, किससे निर्मित है? चुनार के धूसर बालू पत्थर से। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आजीविकों के लिए किसने बनाया था? तो अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, तो पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आजीविक समुदाय के लिए किया गया था। ठीक है, गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीले पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता है, याद रखना ये। फिर ये वाला, पटना के लोहानीपुर से पुरुष की नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ये संभवतः जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं जिनका निर्माण जैन शैली, तो ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, क्या? कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है, तो कार्योत्सर्ग मुद्रा डायरेक्ट पूछा जाएगा, कौन सी शैली है? तो जैन शैली है। ठीक है, याद रखना है।
और दो जैन तीर्थंकर ऐसे थे जिनका संबंध कहाँ है, बिहार से, 12वें और 24वें, याद रखना है दोनों को। ठीक है। फिर देखिए, पटना सिटी के दीदारगंज में एक स्त्री की मूर्ति मिली है, इसको यक्षी या स्त्री रत्न या यक्षिणी बोलते हैं, क्या नाम से नाम दिया गया है कि रंग के बालू पत्थर, बलुआ पत्थर इसको लिखना चाहिए था, ठीक है, से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। ये याद रखना है, ये मेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रीलिम में कभी कभी आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। फिर है पाल कला। पाल कला के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला के रूप में अवशेष मिले हैं, ठीक है। कहा, ओदनपुरी विक्रमशिला महाविद्यालय, याद रखना है, धर्मपाल ने बनाया था। किसने बनाया था? धर्मपाल ने। ठीक, इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन, आंगन के चारों ओर बरामदे, ये सब याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना। उदनपुरी एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, धर्मपाल, उदनपुरी, गोपाल ने बनाया था, ठीक है। इनका भी नाम याद रखना है, क्या? गोपाल, के गोपाल ने बनाया था इसको, जो कि पाल वंश के संस्थापक है। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। इनको पूछा गया है 17 बीपीएससी में, ठीक है। फिर देखिए, पाल काल में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन एवं बिटपाल थे। इनको याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी मूर्तियां सांचे में ढली थी, ठीक है, बस इतना याद रखना है। कहां से प्राप्त हुआ है? नालंदा के कुकरीहार गया से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है काले बेसाल पत्थरों से बनी हुई है, ये सब भी याद रखना है, फैक्ट है, बट ऊपर से ही क्वेश्चन आएगा आपको। फिर मध्यकालीन स्थापत्य, ठीक है, देखिए, तुर्क कला की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। डायरेक्ट पूछा जाता है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा बिहार में कहाँ मौजूद है? तो कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में ही मौजूद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका निर्माण 1353 में हुआ था। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था, ठीक है। फिर अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा है। कहाँ पे है? सासाराम में। सासाराम में 1545 ईस्वी में के मध्य बना, झील के मध्य अष्टकोणीय है। ये भी पूछा जाता है। यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है, इसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, ठीक है, तालाब है, फिर सीढ़ियां हैं, इसकी छत पर एक बृहद गुंबद है। इसका अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है, ठीक है। इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है, ये याद रखिएगा। फिर मुगल शैली की इमारत बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, ठीक है, जहां इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इतना बस याद रख लीजिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। फिर यूरोपीय स्थापत्य, तो गौथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च, ये पूछा जाता है, पटना में है। पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली, ये भी पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार, याद रखना है, ठीक है। उदाहरण है, इस पर हॉलैंड शैली का भी प्रभाव था। नवीन यूरोपीय शैली, पटना का राजभवन, पटना का सचिवालय और एवं उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला का, गुम्बद कला का प्रमुख नमूना है, ठीक है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, याद रखना है। फिर पटना कलम, ये तो मेंस का टॉपिक है, पूछा ही जाता है। तो पटना कलम शैली कहाँ से रिलेटेड है? तो बिहार से रिलेटेड है, इतना याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेलिंग मेंस में करेंगे हम लोग। मधुबनी चित्रकला बिहार से रिलेटेड है। अभी इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया, सबसे बड़ा चित्र बनाने का हुआ है, कहाँ पे? मधुबनी जिला में। फिर मंजूषा कहाँ से है? भागलपुर से रिलेटेड है, ये याद रखना है। फिर थंका चित्रकला है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। फिर जदोपटिया चित्रकला, यह संथाल जनजाति क्षेत्र, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं पर डायरेक्ट है, संथाल जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है जदोपिया चित्रकला। फिर है संगीत कला, चैता है, फाग है, कजड़ी है, बारहमासा है, जतारी है, ठीक है, जातसारी है, नचाड़ी है, सोहड़ है, सुमंगली, लगनी, बटवैया, फिरंगिया, पुड़बी। डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा था बिहार से रिलेटेड कौन सा है, ठीक है, इतना डिटेलिंग याद नहीं रखना है। फिर है लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, जोगिया नृत्य है, लौंडा नृत्य है, ठीक है, कड़िया झूमर है नृत्य है, झिझिया नृत्य है। इनको डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी में याद रखिएगा, ये लौंडा नृत्य जो है, इसी के थे रामचंद्र मान जी। कौन? रामचंद्र। अब इनको क्या मिला था? पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री मिला था, ठीक है, ये पदक मिला था इनको, याद रखिएगा, ठीक है।
ये लौंडा नाच से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये समा चकेवा, डोमचक, जट जटिनी, बिदिसिया, ये सब क्या है, बिहार की लोक नृत्य, ठीक है, याद रखना है। फिर ये पर्व त्योहार, ये सब तो आप जानते ही हैं, इसे बताना नहीं चाहिए मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट है छठ पर्व, जिसको अभी क्या है, यूनेस्को के यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए क्या है, भारत सरकार ने आगे प्रोसीड किया है, ठीक है, याद रखना है। फिर गुरु गोविंद सिंह जयंती है, क्योंकि इनका जन्म पटना में ही हुआ था 1666 में, याद रखना है। तो इनके जन्म पे क्या शोभा यात्रा निकाली जाती है। फिर मेला है, हरिहर क्षेत्र मेला, याद रखिएगा, इसी को सोनपुर का मेला बोलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। कहाँ, गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है, ये याद रखना है, गंडक गंगा नहीं मार देना है, गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है, ठीक है। फिर एक कार्तिक पूर्णिमा मेला, फिर वैशाली का मेला है, महावीर के जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली में आयोजित होता है। जानकी मेला है, कहाँ, सीतामढ़ी में जानकी माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला आयोजित होता है। सौराठ मेला, मिथिलांचल मधुबनी। पितृपक्ष मेला, ये तो जानते हैं आप लोग, कहाँ, गया में आयोजित होता है, ठीक है, विष्णुपद मंदिर के पास और निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे। मंदार मेला, ये बांका में होता है, मंदार पहाड़ी पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मलमास मेला, राजगीर में मलमास मेला में लाखों भक्त गर्म पाली के झरने में स्नान एवं पूजा करने आते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। फिर बहुतों का उपनाम है, तो कुंवर सिंह का बाबू, राजेंद्र प्रसाद का देश रत्न, अजात शत्रु, जयप्रकाश नारायण का लोकनायक, श्री कृष्ण सिंह का बिहार केसरी, कर्पूरी ठाकुर जननायक, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति, बैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन, जगजीवन राम बाबूजी, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, याद रखना है इनको, ठीक है। तो बिहार स्पेशल का जो जितना भी टोटल बुक में था, मैंने आपको सारा कवर करा दिया है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर वॉच कीजिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। 25 क्वेश्चन आएगा ना, कंफर्म 20 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जो भी मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे, आपको 20 क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करके सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग वीडियो वॉच कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है ना, करेंट अफेयर का मैं अपलोड करूंगा आज या कल में, ठीक है। थैंक यू सो मच।